गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह बीए पार्ट सेकंड में जो नेक्स्ट कवि हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग और उनकी कविता है रैबाई बेन एज़रा। उसके फर्स्ट यूनिट में जो पोइट्री एंड ड्रामा का सेक्शन है उसमें उसके ये पोएम हम पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। ब्राउनिंग जो 19th सेंचुरी विक्टोरियन तीन जो मुख्य कवि हैं टेनिसन, ब्राउनिंग और मैथ्यू अर्नोल्ड, उनमें से एक हैं। ब्राउनिंग वॉज बोर्न ऑन May 7th 1812 इन कम्बरवेल जो लंदन का ही सबर्ब है, लंदन का बाहरी क्षेत्र का एक छोटा कस्बा उस टाइम हुआ करता था, लंदन का ही हिस्सा यानी कि अर्बन से बाहर का सब अर्ब, वहाँ इनका जन्म हुआ May 7th 1812 में। ही वॉज ओनली सन ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनके पिता का नाम भी रॉबर्ट ब्राउनिंग था और उनके इकलौते बेटे थे। इनके पिता अ क्लर्क इन द बैंक ऑफ इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड में ये एक क्लर्क थे इनके पिता। एंड अ डिवाउटली रिलीजियस जर्मन स्कॉच मदर। इनकी माँ जो है पूरी श्रद्धावान रिलीजियस धार्मिक जर्मन स्कॉच मदर। इनकी जर्मन स्कॉच यानी कि जर्मनी और स्कॉटलैंड के मिले जुले खून वाली पेरेंटेज वाली इनकी माँ। एंड उसका नाम था सैरा एन विजमन ब्राउनिंग, इनकी माँ का नाम था। इनके पिता और माँ दोनों ही एक धार्मिक थे, एक नौकरी में थे, यानी इन्हें अच्छी एजुकेशन और धार्मिकता की ज्ञान मिला। इन 1846 ब्राउनिंग मैरिड द ओल्डर पोइटेस एलिजाबेथ बैरेट। इन्होंने 1846 में अपने से ज़्यादा फेमस और अपने से थोड़ी एज में बड़ी एलिजाबेथ ब्राउनिंग जो उस टाइम की पोइट थी, एलिजाबेथ बैरेट, बाद में वो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग हो गई, उनके साथ इन्होंने भाग के शादी कर ली। एंड वेंट टू लिव इन इटली, और इटली चले गए रहने के लिए। बाय द टाइम ऑफ हर डेथ इन 1861, 1861 में उनकी डेथ हो गई इनकी वाइफ की। तब तक ही हैड पब्लिश्ड क्रूशियल कलेक्शन मैन एंड वीमन। उसके बाद ये वापस इंग्लैंड आते हैं। द कलेक्शन ड्रामेटिस पर्सोना 1864 में छपा, ड्रामेटिस पर्सोना। एंड द बुक लेंथ एपिक पोएम द रिंग एंड द बुक 1868-69 फॉलोड, वो बाद में आया। एंड इन वर्क्स ने उन्हें क्या किया, मेड हिम अ लीडिंग ब्रिटिश पोइट, उन्हें एक मेन लीडिंग एक अग्रणी ब्रिटिश पोइट बना दिया। हिज मास्टरी ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एक स्पेशल जॉनर ऑफ पोइट्री है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। ड्रामेटिक मोनोलॉग की उनकी जो मास्टरी थी, जिसमें उनकी निपुणता थी, मेड हिम वन ऑफ द फोरमोस्ट विक्टोरियन पोइट्स, और उनकी इसी निपुणता ने उन्हें एक फोरमोस्ट, एक अग्रणी विक्टोरियन पोइट बना दिया। हिज पोएम्स आर नॉन फॉर द आयरनी, उनकी जो कविताएं हैं वो उनकी आयरनी के लिए, एक प्रकार की विडम्बना भरी सिचुएशंस के लिए जानी जाती हैं, करेक्टराइजेशन चरित्रोकरण के लिए जानी जाती हैं, डार्क ह्यूमर के लिए जानी जाती हैं, और सोशल कमेंट्री, सामाजिक जो सामाजिकता पे उनके जो कमेंट्री है, जो उनके टिप्पणियाँ हैं उसके लिए, एंड हिस्टोरिकल सेटिंग्स के लिए वो ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी पोइट्री में बुनते हैं। एंड चैलेंजिंग वोकेबलरी, उनकी वोकेबलरी बहुत चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, उस प्रकार के शब्दकोश वो यूज़ करते हैं, डिक्शन जो है उनकी टफ होती है। एंड सिंटैक्स, उनका जो करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, किस प्रकार के वो सेंटेंस बनाते हैं, ये भी उनके स्पेशल हैं, इसलिए उन्हें जाना जाता है। उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है और वोकेबलरी है, ये उन्हें बहुत ही ऑब्सक्योर पोइट बना देता है, बहुत ही गूढ़, जिन्हें समझना मुश्किल हो, उनकी बात पोइट्री को काफ़ी गूढ़ माना जाता है और समझना काफ़ी मुश्किल रहता है। When Browning died in 1889, जब उनकी डेथ हुई 1889 में, he was regarded as a sage and philosopher poet, उन्हें एक साधु और दार्शनिक टाइप का कवि माना जाता था। Who through his writing had made contribution to Victorian social and political discourse, जिन्होंने कि अपनी लेखनी से had made कर दिया था, कंट्रीब्यूशन कर दिया था किसको, टू द विक्टोरियन सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्कस, विक्टोरियन काल की सोशल, सामाजिक और राजनीतिक आइडियोलॉजी में काफ़ी इन्होंने कंट्रीब्यूशन दे दिया था। ब्राउनिंग इज़ नाउ पॉपुलरली नॉन फॉर सच पोएम्स एज पोर्फिरियास लवर, माई लास्ट टचेज, ये उनकी कुछ खास पोएमें हैं, पोर्फिरियास लवर, माई लास्ट टचेज, हाउ दे ब्रॉट द गुड न्यूज़ फ्रॉम गेंट टू एक्स, ये भी इनकी फेमस पोएम है। एंड पाइड पेपर ऑफ हेमलिन, ये चार कुछ खास पोएमों में से एक हैं। और रैबाई बेन एज़रा तो है ही। रैबाई बेन एज़रा पोएम पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है एक प्रकार का स्पेशल जॉनर ऑफ पोएम है, पोइट्री है। Dramatic monologue is a type of poetry written in the form of a speech
जो एक स्पीच के रूप में लिखा जाता है, जिसमें कविता ऐसे लिखी जाती है जैसे कोई एक व्यक्ति भाषण दे रहा है या बोल रहा है, दूसरे से बात कर रहा है। स्पीच उसका लोग के रूप में होती है, मोनोलॉग, इसलिए मोनोलॉग एक व्यक्ति का, लॉग एक व्यक्ति का बोलना, डायलॉग दो व्यक्तियों का बोलना। स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल करेक्टर, एक इंडिविजुअल करेक्टर, एक ही चरित्र, एक ही करेक्टर, एक ही पर्सन बोल रहा होता है। इसकी परिभाषा जो एम एच अब्राहम की बुक जो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की फेमस ग्लोसरी मानी जाती है और लगभग हर यूनिवर्सिटी में इसे रिकमेंड किया जाता है, आपके सिलेबस में भी है। एम एच अब्राहम नोट्स द फॉलोइंग 3 फीचर्स। एम एच अब्राहम का जो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है उसमें ये वो 3 फीचर्स को नोट करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, और एज इट अप्लाइज टू पोइट्री, कि ये जो है पोइट्री में इस प्रकार से अप्लाई किया जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इसके 3 फीचर फेमस हैं और होते हैं, होना ही चाहिए। पहला, द सिंगल पर्सन हु इज़ पेटेंटली नॉट द पोइट। पहला जो सिंगल पर्सन है जो बोल रहा है, जो खुद कवि नहीं होता, कवि खुद नहीं होता, पेटेंटली नॉट द पोइट, मुख्य रूप से वो कवि नहीं होता, वो कोई कैरेक्टर होता है। हालांकि लिखने वाला कवि है, लेकिन बोलने वाले के रूप में कोई और होता है, किसी और के मुंह से बुलवाई जाती है पोएम। जैसे रैबाई बैन एज़रा है, इसमें बोलने वाला एक दार्शनिक है, रैबाई बैन एज़रा। माय लास्ट टचेस जो पोएम है उसमें बोलने वाला एक ड्यूक है। इस प्रकार के पोर्फिरियस लवर में भी, तो इस प्रकार से एक व्यक्ति बोलने वाला कोई कैरेक्टर होता है। अटर्स द स्पीच, वही जो है स्पीच अटर करता है, बोलता है, उसी की स्पीच ही जो है दैट मेक्स अप द होल पोएम, वो स्पीच ही पोएम को पोएम बनाती है। वो पोएम जो है पूरी एक स्पीच होती है, एक व्यक्ति द्वारा बोली गई इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन एट अ क्रिटिकल मोमेंट। और एक स्पेशल सिचुएशन में, कोई ऐसी स्पेशल सिचुएशन जैसे माय लास्ट टचेस जो पोएम है इनकी, जिसका नाम ऊपर आया था माय लास्ट टचेस, उसमें एक व्यक्ति आया हुआ है रिश्ता लेके, एक प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल के साथ। एक ड्यूक के पास एक मतलब ड्यूक एक प्रकार से कुलीन वर्ग में ऊंची पोस्ट होती है, तो ऊंची वर्ग का एक ड्यूक है, उसके पास आया हुआ है एक मैरिज प्रपोज़ल लेके। और ड्यूक जो है उसमें बोलने वाला सिर्फ ड्यूक है, और ड्यूक जो बोल रहा है वही पोएम है, वो उससे जो बात कर रहा है वही पोएम है, उसकी बातचीत ही पोएम है। तो ये पहला फीचर है। सेकंड फीचर जो है, दिस पर्सन, ये जो बोलने वाला पर्सन है, एड्रेसेस एंड इंटरेक्ट्स, वो एड्रेस करता है, संबोधन करता है, और इंटरेक्ट बातचीत करता है किसके साथ, विद वन और मोर देन अदर पीपल, एक या एक से मोर अदर पीपल, एक से ज़्यादा पीपल्स के साथ वो बात करता है, पीपल के साथ वो बात करता है। जैसे उसमें लास्ट टचेस में बोलने वाला जो है वो ड्यूक है, और सुनने वाला जो है वो है जो मैरिज प्रपोज़ल लेके आया है। लेकिन उसका पता हमें कैसे चलता है, जब दूसरा व्यक्ति बोलता ही नहीं तो उसका होने का पता हमें चलता है। बट वी नो ऑफ द ऑडिटर्स प्रेजेंस, लेकिन हमें वो सुनने वाले की वहाँ प्रेजेंस, वहाँ जो उपस्थिति है इसका पता हमें चलता है। एंड व्हाट दे से एंड डू, और वो जो सुनने वाले हैं वो क्या बोलते हैं या कहते हैं या करते हैं उसका हमें उससे पता नहीं चलता, हमें पता चलता है ओनली फ्रॉम क्लूज इन द डिस्कस ऑफ द सिंगल स्पीकर। वो जो एकमात्र बोलने वाला मेन कैरेक्टर है उसकी बातों से, या उसका जो कुछ भी वो करता है, जैसे उसमें इशारा करता है बैठने के लिए, या वो इशारा करता है फ़ोटो की तरफ, उससे हमें पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति भी वहाँ है या दूसरे व्यक्ति वहाँ सुनने वाले हैं। थर्ड जो फीचर है, द मेन प्रिंसिपल कंट्रोलिंग, जो सिद्धांत क्या है पोएम के पीछे ऐसी पोएम लिखने का, द मेन प्रिंसिपल controlling the poet's choice and formulation of what the lyric speaker says is to reveal to the reader in a way that enhances its interest, कि the speaker's temperament and character, कि what the lyric speaker says, जो कुछ भी वो लिरिक का स्पीकर बोल रहा है, नरेटर बोल रहा है, वो इज़ टू रिवील टू द रीडर, ताकि उसकी बातचीत के माध्यम से ये रिवील किया जाए, ये सामने लाया जाए टू द रीडर, रीडर को, सुनने वाले को, श्रोता की ओर, in a way that enhances its interest, the speaker's temperament and character, जो स्पीकर है उसका टेम्परामेंट और करेक्टर जो है, जो बोलने वाला है उसका जो टेम्परामेंट और करेक्टर है उसे शो करना ही इस पोएम का मुख्य सिद्धांत होता है। जैसे ड्यूक का क्या करेक्टर है उसे शो करना ही लास्ट टचेस का है, रैबाई बैन एज़रा का क्या फ़िलोसफी है ये शो करना उस पोएम का सिद्धांत है। एग्जाम्पल्स,
अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसिस पोएम है। यूलिसिस जो है वो एक कपल पोएम मानी जाती है, लोटस ईटर्स के बराबर ही पोएम है, उसी स्टोरी में से ली गई है। तो उसे पहली पब्लिश्ड इन 1842 टेनिसन की, जो 1842 में आई थी, वो हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग। उसे पहली सच्ची ड्रामेटिक मोनोलॉग, सही मायनों में ड्रामेटिक मोनोलॉग माना जाता है। अदर एग्जाम्पल्स इस पोएम इस प्रकार के ड्रामेटिक मोनोलॉग के हैं, जैसे मैथ्यू अर्नोल्ड की डोवर बीच है, जिसमें कवि अपने जो बोलने वाला करेक्टर है वो अपने पत्नी के साथ है और बातचीत कर रहा है, फिलोसॉफिकल बातचीत कर रहा है। एंड ब्राउनिंग्स माई लास्ट टचेज, जो इसका नाम ऊपर पहले आ चुका है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर एक छोटा क्वेश्चन आता है टिप्पणी के रूप में लिटरेरी टर्म्स में, तो आप ये तैयार कर सकते हैं। अब जो पोएम है वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है, उसका एक उदाहरण है। तो रैबाई बैन एज़रा बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। पोएम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, पोएम प्रॉपर पोएम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। रैबाई बैन एज़रा is a poem by Robert Browning about अब्राहम इब्न एज़रा। अब्राहम इब्न एज़रा के बारे में ये पोएम है, जिनका जन्म 1092 में और डेथ 1167 में हुई, यानी कि 12वीं शताब्दी के एक वन ऑफ द ग्रेट पोइट्स, एक ग्रेट पोइट्स में से एक थे, मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ एंड स्कॉलर्स ऑफ 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के स्कॉलर थे। उन्होंने ही रोट ऑन ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलेब, इन्होंने इनके ऊपर काफ़ी लिखा, तारीय गणना के ऊपर, खगोल के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, इनके ऊपर इन्होंने काफ़ी लिखा और ग्रामर के ऊपर भी लिखा, यानी विद्वान थे वो। जो पोएम है, पोएम का जो स्ट्रक्चर है, द पोएम इज़ नरेटेड बाय रैबाई बैन एज़रा। पोएम जो है वो रैबाई बैन एज़रा के द्वारा, खुद के द्वारा नरेट की गई है। बोलने वाला कौन है? रैबाई बैन एज़रा। लिखने वाला तो कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग है, लेकिन पोएम जो बोल रहा है स्पीच के रूप में है, वो रैबाई बैन एज़रा के बोल के रूप में है। आ रियल 12th सेंचुरी स्कॉलर, वो रियल 12th सेंचुरी स्कॉलर थे, 12वीं शताब्दी के एक रियल स्कॉलर थे। द पीस डज नॉट हैव अ क्लियरली आइडेंटिफाइड ऑडियंस और ड्रामेटिक सिचुएशन। हालांकि इस पीस में, इस पोएम में हमें क्लियरली आइडेंटिफाइड कोई ऑडियंस का पता नहीं चलता कि कौन सुन रहा है। तो पता कि कोई ना कोई सुन रहा है, वो उपदेश दे रहा है, लेकिन कौन सुन रहा है हमें नहीं पता चलता। और ड्रामेटिक सिचुएशन, या किस सिचुएशन में है, कहाँ बैठ के ये बात कही जा रही है, ये उपदेश सुनाए जा रहे हैं, ये हमें नहीं पता चलता। द रैबाई बेग्स हिज ऑडियंस टू ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद हिम। रैबाई बैन एज़रा जो है, बैन का मतलब होता है सन ऑफ, ये एक प्रकार का जो अरबी में है, बैन का मतलब सन ऑफ होता है, तो एज़रा का सन अब्राहम। तो रैबाई जो है वो क्या कहता है अपनी ऑडियंस से? टू ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद हिम। वो कहता है प्लीज़ ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद, मेरे साथ बूढ़े हो, यानी मेरे साथ ज्ञान हासिल करो, मेरे साथ और ज़्यादा उम्र को आगे बढ़ाओ ताकि आपको भी ज्ञान हो। ही स्ट्रेसेस, वो ये बात स्ट्रेस करके, एम्फसाइज करके, ही एम्फसाइजेस द फैक्ट दैट एज इज़ वेयर द बेस्ट ऑफ लाइफ इज़ रियलाइज, कि उम्र है, उम्र के साथ ही आप जो बेस्ट ऑफ लाइफ है, जो जीवन का बेस्ट है, वो बाद में आएगा। अभी तो जीवन के शुरुआत में तो आपने अभी आधा सत्य ही देखा है, वो अभी बाद में आता है, रियलाइज, वास्तविकरण बाद में होता है। वेयर एज यूथ शोज़ बट हाफ, जवानी जो है वो तो सिर्फ आधा ही सत्य शो करती है। ही एक्नॉलेजेस, वो ये बात एक्नॉलेज करता है दैट यूथ लैक्स इनसाइट इनटू लाइफ, की जवानी जो है वो लाइफ में इनसाइट जो है, गहराई तक नहीं देख पाती, बल्कि क्या देख पाता है? बुढ़ापे में जैसे इंसान वाइज होता है, बूढ़ा होता है, तभी वो जीवन को गहराई से देख पाता है। सिंस, यूथ की क्या है? सिंस इट इज़ करेक्टरिस्टिकली सो कंसर्न विद लिविंग इन द मोमेंट, कि यूथ जो है उसी मोमेंट में, उसी पल में जीने में इतना मशगूल होता है, इतना कंसर्न होता है कि वो देख नहीं पाता दैट इट इज़ अनेबल टू कंसीडर द डीपर क्वेश्चन। तो ये जो यूथ है, जवानी में जो है मनुष्य जो है डीपर क्वेश्चन, गहरे सवालों को, या जो सत्य है उसे नहीं समझ पाता, उसे नहीं देख पाता। तो ये है अबाउट द पोएम रैबाई बैन एज़रा। पोएम के काफ़ी लंबी पोएम है, छोटे छोटे स्टैंजास हैं। तो तब तक आप पहले समझिए ड्रामेटिक मोनोलॉग और ब्राउनिंग के बारे में। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम पोएम को करेंगे। पोएम को, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लंबी पोएम है, नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगा। उससे पहले आप इतना पढ़ के देखिए, समझने का प्रयास करिए। जो PDF है वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी है। धन्यवाद।